बेटा हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है वो क्या होती हैं? टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर फिजिकल इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जो दोनों फिजिकली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बुक है और बुक ये टेबल पर पड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है? जो बुक और टेबल है वो फिजिकली इन कॉन्टैक्ट में है। ओके। और इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। फॉर एग्जांपल frictional force, normal reaction force, tension force exerted by a string, and the last one is force exerted during collision on two bodies. Okay, ये हमारे पास different types of contact forces हैं. We will read one by one. The first we have frictional force. अब बेटा फ्रिक्शनल फोर्स सीधी सी बात है, मैं आपको समझा देती हूँ होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बुक है. ओके. अब बुक मेरे हाथ के ऊपर है. अब ये बैलेंस है. अब इसमें कुछ नहीं होगा. अब ये गिरेगी नहीं है क्योंकि इसको क्या हो रहा है, इसको जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोज कर रही है और ये बैलेंस सिचुएशन पर है. लेकिन अगर मैं अपने हाथ को थोड़ा सा भी टिल्ट कर देती हूँ तो ये बुक है वो नीचे गिर जाएगी. क्यों गिरेगी? अब जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो उतनी अप्लाई नहीं होगी जितनी होनी चाहिए. जब तक ये बुक मेरे हाथ पर बैलेंस पर रहेगी मीन्स दैट कि उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है. ओके, क्लियर है? तो ये होती है फ्रिक्शनल फोर्स जो किसी भी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. और ये अपोज करती है मोशन को. ओके. इसके बाद हमारे पास आता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक सिंपल सी बात है, बहुत इजी इसको समझना है. जैसे हमारे पास ये टेबल पर बुक पड़ी है. अब जो बुक होती है जो वो टेबल से गिरती क्यों नहीं है? इसमें कौन सा फंडा होता है? इसमें क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है. मीन्स दैट जितना बुक का वेट होता है ना उतनी उसके ऑपोजिट हमारे पास फोर्स लग रही होती है. जो फोर्स अप्लाई करता है, कौन अप्लाई करता है फोर्स? टेबल. ओके. और जो हमारे पास ये बुक होती है वो टेबल के साथ फिजिकली कांटेक्ट में होती है और वो गिरती क्यों नहीं है? क्योंकि जितना बुक का वेट होता है उतनी ही उसको फोर्स अप्लाई हो रही हो. इसको बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. कोई भी बैलेंस चीज़ होती है वो कैसी होती है? क्योंकि जिसका जितना वेट होता है उतनी हमें उसको फोर्स अप्लाई हो रही होती है. ओके. ये होती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. इसके बाद आता है हमारे पास टेंशन फोर्स एज अप्लाइड थ्रू स्ट्रिंग. अब बेटा हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक स्ट्रिंग है और हमारे पास एक फिक्स एंड है, रिजिड स्पोर्ट है, और हमारे पास एक बॉल है मेटल की. अब क्या होता है, जो मेटल की बॉल होती है जो वो स्टेबल कैसे हो जाती है? अब तो इसके नीचे कोई हमारे पास एक परमानेंट कोई बेस नहीं है, तो फिर भी ये स्टेबल कैसे होती है? ओके. जैसे हमारे पास पहले तो ये था ना कि बुक थी टेबल पर. अब जो टेबल था वो उसको स्टेबल करने में हेल्प कर रहा था, बैलेंस कर देता था उतनी फोर्स अप्लाई करके. लेकिन अब ये तो हैंगिंग पर है. अब ये कैसे स्टेबल हो जाती है? कैसे हो जाती है? जितना बॉल का वेट होता है उतनी ऑपोजिट उस पर जो स्ट्रिंग होती है ना उस पर क्या अप्लाई हो रही होती है? टेंशन. तो ये क्या होता है? टेंशन फोर्स एज अप्लाइड थ्रू अ स्ट्रिंग. ओके. देन वी हैव फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन. कोलिजन के कारण होता है हमारे पास, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, जैसे टू बॉल्स होती हैं. टू बॉल्स को हम जब वो दोनों टकराती हैं तो वो फिर उसे उनमें कोलिजन के बाद मूव करना स्टार्ट कर देती हैं. ओके. ये कोलिजन फोर्स होती है. इसके बाद हमारे पास आता है नॉन कंटैक्ट फोर्सेस. अब सिंपल सी बात है, नॉन कंटैक्ट फोर्सेस एज इसका नेम ही हमें बता रहा है जिनमें फिजिकल कंटैक्ट नहीं होता. इनकी एग्जांपल कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. अब सबको पता है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है जिसके कारण कोई भी हमारे पास चीज़ होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा डाउनफॉल करता है ड्यू टू ग्रेविटी. जैसे हमारे पास जब भी हम वाटर को टैप से छोड़ते हैं वो नीचे आता, ऊपर की तरफ क्यों नहीं उठ जाता? क्यों नहीं जाता? क्योंकि ग्रेविटी के कारण वो नीचे ही आएगा. कोई भी फ्रूट है वो जब पेड़ से गिरेगा, ट्री से गिरेगा तो वो नीचे ही की तरफ गिरेगा क्योंकि उस पर ग्रेविटी अप्लाई हो रही है. तो ये हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ये चीज़ें होती हैं जो फिजिकली कांटेक्ट में तो नहीं है ना, नॉन कंडक्टिव फोर्सेस होती हैं. ओके. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जिसके कारण हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है फॉल करता है वो नीचे की तरफ ही आता है.
देन वी हैव अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सिव बिटवीन लाइक चार्जेस एंड अट्रैक्टिव बिटवीन अनलाइक चार्जेस। अब बेटा क्या होता है, जो तो हमारे पास सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, वो रिपल्सिव हो गए, और अट्रैक्टिव कब होगी? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। जब बॉडीज आपस के कॉन्टैक्ट में नहीं होती तब ये फोर्स ही अप्लाई होती है। ये बहुत बेसिक सी एग्जांपल है, आपने खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जब हम अपनी कॉम को, हमारे कॉम में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हो जाता है। जब हम उसको रब करते हैं विद दी ड्राई हेयर्स, जब हम अपने ड्राई हेयर्स में रब करते हैं ना कॉम को, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। व्हेन रब्ड प्लास्टिक कॉम इज ब्रॉट नियर दी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। अब जो स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर है उसके पास जब हम उस कॉम को लेके जाते हैं तो ऑपोजिट चार्ज आर इंड्यूस्ड ऑन दी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो प्रोड्यूस हो जाते हैं स्मॉल पीसेस पर, वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स दी प्लास्टिक ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और पेपर ऑफ पीस पर नेगेटिव चार्ज है। अब जो नेगेटिव है उसने किसकी तरफ अट्रैक्ट होना है? पॉजिटिव की तरफ होना है। तो वो क्यों होते हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन वी हैव थर्ड फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। अब आपको पता होगा मैग्नेट होते हैं, हमारे मैग्नेट पर क्या होता है? एक साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है। ओके, मैग्नेट क्या करता है? जो भी हमारे पास मेटल की चीज होते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जो लाइक्स होते हैं वो रिपेल का मतलब दूर भागते हैं, अट्रैक्ट का मतलब पास आते हैं। फोर्स बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अब पोल्स ऑफ मैग्नेट के बीच में जो भी हमारे पास फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। दिस फोर्स कम इनटू प्ले इवन व्हेन द टू मैग्नेट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। जब वो दोनों मैग्नेट्स अपने कॉन्टैक्ट में भी नहीं होते तब भी ये फोर्स हमारे पास अप्लाई होती है। जैसे हमारे पास स्मॉल पिन्स हैं, जब ये क्लिप्स की पिन और क्लिप्स है, जब ये मैग्नेट के पास जाती हैं तो जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स दी मैग्नेट। ओके, ये हमारे पास कुछ फैक्टर है जिस पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस डिपेंड करती है। जैसे नॉन कॉन्टैक्ट इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल और ऑपोजिट होती है। बट ग्रेविटेशन, इसमें क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। वो तो हमारे पास रिपल्सिव और अट्रैक्टिव हो सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक, लेकिन जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर ही होगी। ओके, और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है वो किस पर डिपेंड करती है? सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एफ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जितना डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स कम होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and magnetic would depend upon the medium, the two bodies, while the gravitational force independent to the medium between the two bodies. इनमें जो भी मीडियम होता है उस पर डिपेंड करती है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यही था बेटा हमारे पास कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।